राजनीति आज हमारे जीवन के हर हिस्से में है। वो कॉलेज के क्लासरूम्स में है, वो सड़कों पर है, गलियों पे है, पान दुकानों पर है, दफ्तरों में है। हर कोई ऑपरेशन सिंदूर, हमने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया वो सही था, युद्ध और चलना चाहिए था, हर तरह की चर्चा चल रही है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि ये राजनीति है। लेकिन कूटनीति अलग होती है। कूटनीति यानी देश की आवाज, और वो आवाज एक होनी चाहिए। जब भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसद विश्व के अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं तो वो बात भारत की कर रहे हैं, वो पक्ष हर हिंदुस्तानी का रख रहे हैं, हमारी सेना का रख रहे हैं। और इसीलिए चाहे देश के अंदर जितने भी सवाल पूछे जाए, ये गर्व की बात है कि हर सांसद जो किसी भी पार्टी का हो, वो गर्व से हर विदेशी नागरिक या फिर नेता को ये समझा रहा है कि ये भारत की जीत है और आतंकवाद के एपिसेंटर पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। एक और आतंकी हमला हुआ तो फिर से युद्ध होगा, फिर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम वहां पर तबाही मचाएंगे। और ये सब बता रहा है भारत। वहीं दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ उनका पीएम पीछे पीछे घूम रहा है किसके? अपने नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, जो कहने को तो जनरल है, हारा हुआ जनरल है, लेकिन देखिए जा के हर देश में अपनी बर्बादी की कहानी सुनाता है और फिर कटोरा आगे कर देता है कि कुछ भीख दे दो, कुछ और हथियार खरीदने हैं। अब भारत वर्सेस पाकिस्तान, कोई तुलना नहीं है, लेकिन आज चर्चा कूटनीति पर होगी। और ये कि जब भारत सरकार ने ये तय किया, विदेश मंत्रालय ने ये तय किया कि तमाम पार्टियों के सर्वदलीय हम डेलीगेशंस भेजेंगे, कुवैत से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर जितने यूरोप के मुल्क हैं, तमाम देशों में जाकर हमारे देश के सांसद ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को आतंकवाद पर हम जवाब दे रहे हैं। और इसी के साथ ये सवाल उठता है जो आज हमारा विषय भी है। तो आज बहस बाजीगर का विषय ये है कि क्या सर्वदलीय डेलीगेशन तमाम विदेशों में भेजना ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, मोदी सरकार का एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बार जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो घरों में भी हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन ये तीन जो अलग अलग हिस्से हैं, नीले गमछे वाले, सफेद और लाल, अब तो आप जान ही गए होंगे बहस बाजीगर में हम क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुना देते हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, उनकी छवि देश के अंदर क्या है, लेकिन जब विदेशों में जाकर वो हुंकार भर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा है। शशि थरूर से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी, ये तमाम सांसद अलग अलग पार्टियों के भारत की आवाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ये क्या कह रहे हैं। Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women. No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. इंडिया ने क्लियर कर दिया कि कल को कोई घटना होगी, कोई भी टेररिस्ट अटैक अब देश पे होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। You talk about Hafiz Saeed, you talk about Tawud Rana, any terrorist you name, Pakistan is safeguarding them, nurturing them, protecting them. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे यहाँ पर मौजूद दर्शकों के बीच में। सबसे पहले ये वो हिस्सा है जो इस पक्ष के खिलाफ है। ये नीले गमछे वाले हैं और ये पक्ष के खिलाफ है। सारे तैयार हैं हाँ बहस बाजीगर चुनने के लिए? और ये वो हैं जो शांति प्रिय लोग हैं, मोर और लेस आप कह सकते हैं न्यूट्रल है इस टॉपिक पे। और ये है वो लाल गमछे वाले, दिखाइए इनके चेहरे। ये अभी से ही ज्यादा तादाद में लग रहे हैं मुझे, नहीं सफेद वाले भी लगभग नहीं, ये थोड़े से ज्यादा हैं। ये मानते हैं कि ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है डेलीगेशन वाले। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद जनता जो आज अपनी राय रखेगी, ये भी वोट करेंगे, आप भी वोट कर सकते हैं। जो घरों में है QR कोड स्कैन कीजिए, वोट डालिए और आप चुन सकते हैं आज का बहस बाजीगर, और पक्ष विपक्ष में भी अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन अब
बारी है सबसे पहले हमारे 3 एस्टीम्ड जजेस को बुलाने का। और आज जजेस में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही इसी डिप्लोमेसी, इसी कूटनीति में झोंक दी है। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमैट और इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान रह चुके जी पार्थसारथी साहब, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज है जेएनयू की, और 3 ताल के ताऊ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे जजेस का, क्योंकि यही आज बताएंगे जब हमारे बहसबाजीगर भटकेंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो यही उनको सही करेंगे। और अब बारी है जब हम पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक एक वक्ता को स्टेज पर बुलाने वाले हैं। तो पेशे से वकील, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अपने तेज अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। और अब अपने अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। चिराग पासवान एलजेपीआर की तरफ से अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े, तालियों के साथ स्वागत। और आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अगले 2 वक्ता होंगे, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन दोनों का। सबको अब जल्दी है कि शुरू हो डिबेट, तो आखिरी 2 वक्ता जो दोनों तरफ से आने वाले हैं, अब उनका स्वागत करते हैं। अशोक सज्जनहार जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और एस.डी. मुनि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर एमेरिटस है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अब इसी के साथ बारी आ चुकी है जब हम इस डिबेट शो की शुरुआत करने वाले हैं। नियम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे इस डिबेट में, क्योंकि हर वक्ता को शुरुआती 2 मिनट मिलेंगे, जिनमें उन्होंने अपनी अपनी बात पक्ष और विपक्ष में बोलनी है। फिर जजेस उनको ध्यान से सुनेंगे, जजेस के कमेंट्स भी होंगे। तो सबसे पहले आप लोग आपस में बात कर लीजिए और देख लीजिए आपकी टीम में कौन सबसे प्रबल प्रवक्ता है, किसको सबसे पहले फील्ड में उतारिएगा। शुरू करते हैं जल्दी से, टाइम के मेरा जल्दी से सिद्धार्थ यादव और यहाँ पर अजय उपाध्याय जी, आइए अपनी अपनी जगह लीजिए। दोनों को 2-2 मिनट मिलेगा, अपना पक्ष उन्हें रखना है और फिर कैसे वो डिफेंड करते हैं, मोशन को कैसे डिफेंड करते हैं, ये जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि ये अन्य बहस से अलग है। जो मोशन आपको दिया गया है, आपको उसको डिफेंड करना है। आप अपनी दलीलें कितने अच्छी तरीके से देते हैं, इसी पर जजेस की नजर रहेगी। जी पार्थसारथी साहब, आपसे हम लोगों ने बहुत सारे किस्से सुने हैं, पाकिस्तान के आपके अनुभव के, कूटनीति के आपके अनुभव के। आज आप इनसे क्या सुनना चाहेंगे? मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ समस्याएं हैं, हाँ, और इनकी सोच विचार क्या है, खासतौर पर पाकिस्तान के बारे में। उम्र मेरी बहुत बढ़ गई है, आई वांट टू लिसन टू द यूथ। वाह, क्या बात है। मैम आप बताइए, आप क्या उम्मीद रखती हैं? कुछ इनको बताइए कि कैसे आपको खुश करना है। मैं बहुत रोचक और तथ्यपरक बहस सुनना चाह रही हूँ, और चिरपरिचित चेहरे हैं साथ में, और मैं चाहती हूँ कि मतभेद तो हो पर मनभेद ना हो, और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और संवेदनशील भी है, तो भारतीयता की चमक और धमक दोनों दिखाई पड़े। वाह, भारतीयता के नाम। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, ताली बटोरने का और सबसे अच्छे वक्ता बनने का, बहसबाजीगर बनने का मौका आपके लिए 2 मिनट का शुरू होता है अब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो एकजुटता दिखाई है, मैं मानता हूं कि वो सबको गौरवान्वित करने वाला है। भारत ने देश के अंदर एक नया नैरेटिव स्थापित किया है, नो टॉलरेंस टू टेररिज्म, और इसी बात को लेकर के हमारे प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में जा रहे हैं। हर देश में जाकर के भारत की इस बड़ी हुई ताकत के बारे में बता रहे हैं। देश की सरकार ने बहुत से रंगों के नेताओं को चुना है। वो हो सकता है हमारा मतभेद भी उनसे हो, पर चूंकि वो बात भारत की कर रहे हैं, इसीलिए वो उस डेलीगेशन में जाकर के देश के इस पक्ष को रख रहे हैं। क्योंकि हम तो हमेशा से ये सीखते आए कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। पर दुर्भाग्य कुछ और है। दुर्भाग्य यह है कि जो दूसरे दलों के नेता भारत की बात रखने के लिए विश्व में जा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी से ताने सुनने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के सीनियर लीडर्स, उनको कहा जा रहा है कि आप भारत की बात वैश्विक मंचों पर रख रहे हैं, तो आप बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। आपने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। क्या भारत की बात करना बीजेपी का सुपर स्पोक्स पर्सन होना होता है? कोई दूसरा नेता उनको कह रहा है, संजय राउत विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत की जो डेलीगेशन विश्व में जा रही है, यह बारात है और इस बारात को बॉयकॉट करना चाहिए। क्या आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बात करना बारात है? जयराम रमेश, कांग्रेस के एक बड़े नेता, ने तो हदों को पार कर दिया जब उन्होंने कहा कि आतंकी और सांसद ये एक जैसे घूम रहे हैं। अगर आज देश के अंदर लोकतंत्र की यह स्थिति बन चुकी है,
कि राजनीति राष्ट्रनीति के आगे हावी पड़ रही हो, तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मोदी विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भारत विरोध पे उतर आई है। यह पूरा विपक्ष भारत विरोध पे उतर आया है। नहीं तो आज जो बयान यहां दिए जा रहे हैं उसमें तालियां पाकिस्तान में बटोरी जा रही हैं। जो बात यहां कही जा रही है वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की बात है। जो बयान यहां चल रहे हैं वो पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं। इसीलिए देश सबसे बड़ा है, राष्ट्रनीति राजनीति से बड़ी है। यह बात जब तक विपक्ष नहीं समझेगा हम इस युद्ध में एकजुट नहीं हो सकते। यही उनको समझना चाहिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो धुआंधार पारी के साथ शुरुआत हुई है और वैसी ही धुआंधार पारी अब उपाध्याय जी खेलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपके लिए बहस बाजीगर बनने का मौका 2 मिनट का शुरू होता है। अजय जी आप। भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। साथियों, मुझे तो आज बताया गया था कि यहाँ कूटनीतिक प्रयास जो डेलीगेशन विश्व में जा रहा है उस पर चर्चा है। मुझे नहीं पता है कि भाजपा के लोग कांग्रेस पर प्रहार करने के लिए यहाँ आया है, लेकिन फिर भी मैं भाजपा के लोगों का स्वागत करता हूं, क्योंकि देश कांग्रेस और भाजपा से बड़ा है और आज देश पर संकट है। पूरा देश जो है, सभी दल सभी विचार के लोग एक साथ खड़ा है। ये भारत की खूबसूरती है। वैश्विक स्थल पर जब भी हम जा रहे हैं, पूरा विश्व में हमारी डंका बज रही है और हम आतंकवाद पर प्रहार करने जा रहे हैं। बेशक भाजपा के लोग कांग्रेस पर प्रहार करते रहे इस देश के अंदर, पर हम विश्व में जब भी जाएंगे, भारतीय होने के नाते वैश्विक मंच पर हम भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। प्रश्न क्या है कि क्या जो कूटनीतिक प्रयास है यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और इस पर सभी दल एक साथ गए। जिस तरह से सीज फायर हुआ, जिस तरह से जोश सबका एक था, सब जोश में ऊंचे थे, क्यों अचानक वो रुक गया? यदि रुका नहीं होता, पाकिस्तान जो कुत्ते का दुम उसका है वो सीधा होने के कगार पर था। सेना का जोश शीर्ष पर था, चरम पर था, किसी कारण से ये रुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान के यदि उस दुम को सीधा करना है तो ये कूटनीतिक प्रयास जो विदेशी जो डेलीगेशन हमारा विदेशों में घूम रहा है, इसके साथ साथ हमें प्रयास करना होगा कि उन देशों को भी जो देश इस दौरान पाकिस्तान के साथ थे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अजरबैजान जैसे लोग हों, वो भी पाकिस्तान के समर्थन के पीछे छुपकर भारत के कहीं ना कहीं नुकसान भारत को पहुंचाना चाहते थे और आतंकवादियों का समर्थक है। उनके साथ भी कोई ट्रेड टॉक नहीं होगा, उनको भी टेररिस्ट समर्थक माना जाए, ये हम सबको संकल्प लेना होगा। बहुत अच्छा, समय समाप्त हुआ। गजब। तो दोनों तरफ से धुआंधार ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अपनी पारी खेल ली है। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अगले वक्ता को बुलाएं, अब वक्त है युवा नेता को चुनने का। तो आपकी तरफ से कौन आ रहा है? आप सफेद शर्ट पे लाल शेर बने हुए हैं, तो मेक इन इंडिया वाले शेर लग रहे हैं। लीजिए, इधर से कौन बोलेगा? आप आइए, तो मेरे साथ आ जाइए आप दोनों। तो ये दोनों युवा नेता हैं जो इसी टॉपिक पे सर बोलने वाले हैं। आइए, तालियां बजाइए भाई इनके लिए। बहुत अच्छा। नर्वस थोड़ा? नहीं मैम, एकदम नहीं। नाम बताइए अपना। आर्यन बंसल। तो आर्यन बंसल युवा नेता हमारे आज के 45 सेकंड के लिए बोलने वाले हैं और देखते हैं नेताओं की छुट्टी ये करते हैं या नहीं करते हैं। आर्यन बंसल, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं हूं आर्यन और मैं इस मोशन के पक्ष में हूं कि भारत में जो सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में भेजा है वो एक मास्टर स्ट्रोक है। हमने देखा कि जब हम पे हमला हुआ, ये पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ही विदेशी मीडिया ने कैसे पाकिस्तानी पत्रकारों की बायलाइन के साथ भारत के विरोध में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जिस यूएसए को हम अपना मित्र मुल्क कहते हैं या साथी मुल्क कहते हैं, उसके भी वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों ने भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलानी शुरू करी। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि भारत की बात विदेश में पहुंचाई जाए और इसको पहुंचाने के लिए एक सर्वदलीय डेलीगेशन चुना गया, जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता चुने गए। किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्यों के मंत्री हैं, वो अपनी इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बापू के सपनों का भारत सर्वदलीय डेलीगेशन बाहर जाके बना रहा है, जहां पर वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हम सब भारत में अलग हो सकते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर हम एक है। तो ये जरूर एक मास्टर स्ट्रोक है। वाह, गजब गजब, एकदम बंसल जी ने कमाल कर दिया है। बंसल जी गजब। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन यादव है। आर्यन यादव जी, आप नर्वस? नर्वस नहीं। चलिए, 45 सेकंड का आपका समय इस मोशन के विरोध में बोलने का अब शुरू होता है। देखिए, इंडिया जब एग्रेसर की तरह दिखता है, इंडिया जब पावर स्टेट दिखता है, वो हिस्ट्री में 2 बार हुआ है। जब हमारी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
90,000 ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर नेगोशिएट करती हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में जाके अपने टर्म्स पे हाजी पीर पास को सरेंडर करते हैं, तब हम लोग पाकिस्तान को उसके घुटनों पे लाते हैं, ना कि तब जब हमारे प्रधानमंत्री अटैक के 3 दिन बाद आते हैं और स्पीच देते हैं, ना कि तब जब हमारे प्रधानमंत्री अटैक के 3 घंटे बाद लखनऊ में प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री यानी लीडर ऑफ द स्टेट को खुद आना चाहिए सामने, ना कि भतेरे डेलीगेशंस भेजनी चाहिए और ढेर सारे अलग वॉइसेस को, अलग पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भेजना चाहिए। हमें लीडर ऑफ स्टेट के अंडर यूनिफाई होना चाहिए, जो हमें यहाँ दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखा। क्या बात है, तालियां, जबरदस्त। मतलब दो आर्यन हैं यहाँ पे और एक बंसल जी, एक यादव जी। आने वाले वक्त में देखिए वो दिन दूर नहीं है, शायद आप अपनी पार्टियों की तरफ से भी आप लोग नेता बने, प्रवक्ता बने, यहाँ पर आए। लेकिन जबरदस्त तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपनी जगह पर जा सकते हैं आप दोनों। कैसा लगा मैम आपको इन दोनों का? यंग ब्लड है और उस भारतीय रक्त का प्रवाह दोनों ही ओर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले 2 वक्ताओं को यहाँ पर बुलाते हैं जो अपनी अपनी टीम की तरफ से, अरविंद वाजपेयी जी और डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आ जाइए। और आपको भी 2-2 मिनट का समय मिलेगा। देखते हैं कौन इस बार बाजी मारता है इन दोनों में से। तो आपका वाजपेयी जी पक्ष में बोलने का 2 मिनट शुरू होता है अब। मैं मोशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और बीइंग ए अलायंस पार्टनर। देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है, आतंकवाद की समस्या है। आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहा है और पूरे विश्व के लिए खतरा है। 26 हमारे नागरिक इनोसेंट मार दिए गए पहलगाम में, उसके बाद प्रधानमंत्री का खून खौलना जायज भी करेंगे और आतंकियों के आकाओं को भी खत्म करेंगे। और उसी के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ हमारा, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और हमने पाकिस्तान के जहां आतंकी अड्डे थे उन अड्डों को निशाना बना के 100 आतंकवादियों को मारा। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा साथ नहीं दिया और चीजों का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। क्या ये जायज है? डेलीगेशन हमने भेजा तो डेलीगेशन को एक साहब कहते हैं कि ये तो टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं। हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को, पूरे विश्व में जाके एक्सपोज करने के लिए डेलीगेशन गया और डेलीगेशन भी सभी पार्टियों का। 33 ग्लोबल कैपिटल्स जो हैं उनमें 7 पार्टियों का मल्टी पार्टी डेलीगेशन हमारा गया और उसका हमको बाकायदा फायदा मिल रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष अभी भी गंभीर नहीं होगा। विदेश मंत्री को कहता है गद्दार है, विदेश मंत्री को कहता है मुखबिर है, छुटपुट युद्ध कहा जाता है खड़गे साहब द्वारा। तो ये कैसा राष्ट्र की बात करते हो? ऐसे संवेदनशील समय में, ऐसे गंभीर मुद्दे में अगर आप पूरे दिल से राष्ट्र के साथ नहीं होंगे तो क्या कहा जाएगा कि मुंह में राम और बगल में छुरी, सरकार के साथ होने का दावा करते हो। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ पॉज बटन दबाया है, सीज फायर नहीं किया है, लेकिन वो पॉज बटन कभी भी ऑन हो सकता है। हमको इस समस्या को हर कीमत पे खत्म करना है। चलिए, समय समाप्त हुआ। राजीव राय जी भी गए हैं आपकी पार्टी की तरफ से इस डेलीगेशन में, लेकिन आप इस डेलीगेशन के विरोध में बोल रहे हैं। आपका वर्मा जी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। धन्यवाद जी। देखिए, भारत की सैन्य शक्ति के आगे उनके अदम्य और साहस को सलाम। और इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक भारतीय सेना का सबसे सफल ऑपरेशन में से एक रहा है। तो इसके लिए हम जरूर सेना को बधाई देते हैं और उसको सलाम देते हैं। लेकिन भारतीय कूटनीति यहाँ पर विफलता दिखती है और इस देश में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें अपनी सरकार से सवाल पूछने का पूरा हक है। और विपक्ष और देश की लोकतांत्रिक खूबसूरती इसी में है कि विपक्ष सरकार को रेड एंड चेक करता रहे और सवाल पूछता रहे। आज हम पूछते हैं कि आपने कहा कि हमारी पार्टी से भी कोई गया था, क्योंकि हमने ये प्रण लिया था कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे किसी भी मौके में और ये एकजुटता दिखनी चाहिए। लेकिन सवाल एक जरूर उठता है कि 1948 में हमने पाकिस्तान को हराया, 65 में हराया, 71 में 2 टुकड़े किए और 1999 में कारगिल में हराया। डेलीगेशन क्यों नहीं भेजा गया? क्या उस समय शक था किसी बात पे? और आज क्यों भेजना पड़ रहा है? हम लगातार रशिया के साथ खड़े होते हैं, वो रशिया लगातार यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, लेकिन रशिया कहीं भी डेलीगेशन नहीं भेज रहा है। हम लगातार इजराइल के साथ बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, इजराइल लगातार फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा है और फिलिस्तीन को हम लोग मानते हैं देश,
लेकिन वो डेलीगेशन नहीं भेज रहा है, तो आज डेलीगेशन क्यों भेज रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, डेलीगेशन भेजने में क्या वहां पर हम कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाएंगे? क्या वहां के पत्रकार कश्मीर को नहीं बात करेंगे? और उस समय कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। इसलिए हम बार बार पूछते हैं कि हमारी विदेश नीति में ये कूटनीति कहीं ना कहीं विफल हुई है। आज हिंदुस्तान एससीओ का मेंबर है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है, नैम का मेंबर है, G20 का मेंबर है, लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान का विरोध नहीं करता है, आतंकवाद का विरोध सब करता है। इसलिए कूटनीतिक विफलता दिखाई पड़ती है यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छा। 2 सेकंड पहले ऐसे नेता पहली बार मिले जो 2 सेकंड पहले माइक रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत अच्छा दोनों ने बोला। अब वो वक्त है जब आप में से एक मौका मिल रहा है। आप में से कोई ऐसा है जो ये मानता है कि आपको यहाँ पर बोलने वाले वक्ताओं ने प्रभावित किया है और आप अपना गमछा बदलना चाहते हैं या प्रभाव में इधर या उधर जाना चाहते हैं? अगर कोई है, सब बुला रहे हैं, देखिए। इधर आ जाओ, लो गमछा। अरे नेताजी ही बदल रहे हैं, ये क्या हो गया? और अब हमारे जो आखिरी के 2 वक्ता हैं, सर अशोक सज्जनर जी, मोस्ट वेलकम सर। मुनि साहब प्लीज कम। तो देखिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जिन लोगों ने कूटनीति को इतने करीब से देखा है, समझा है, जिनमें जी पार्थसारथी साहब भी हैं और मैम भी बैठी हुई हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी, 2 बहुत अनुभवी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनर जी, आपका 2 मिनट का समय पक्ष में शुरू होता है अब। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो हमारी डेलीगेशंस गई हैं उनके 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद हैं। सबसे पहला मकसद, जो पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में जाकर झूठ फैलाता रहा जो हमने भारत के इतने हवाई जहाज गिरा दिए हैं, हम वहाँ पर जीत गए हैं, भारत हमारे पास आया है संधि के लिए। पूरी दुनिया को ये बताने के लिए जो भारत नहीं गया, ये पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया था जब 9 तारीख और 10 तारीख की सुबह में हमने उनके सभी 13 जो वहाँ पर एयरफील्ड्स थी सबको एकदम ध्वस्त कर दिया, एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। तब वो अपने घुटनों पर आया। उसने हमसे कहा, और हमने पहले ही कहा था, हमारी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के किसी सिटीजन के विरुद्ध नहीं है। इसलिए जब वो अपने घुटनों पर आए, हमने मान लिया। दूसरी बार हमको उनको ये बताना है पूरे विश्व को, जो हम 40 साल से ये आतंक का असर हमारे ऊपर हो रहा है, उसको हम झेल रहे हैं। बहुत हो गया, इसके बाद नहीं होगा। अब अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये पूरे विश्व को बताना है और मेरे विचार से पूरे विश्व को ये समझ आ गया है। और ये संदेश पाकिस्तान को भी देना है, जो हमारी डॉक्ट्रिन बदल गई है। पहले हम सह लेते थे, अब हमारी डॉक्ट्रिन है, अगर तुम्हारी तरफ से वार होगा तो उससे कहीं ज्यादा वार तुम्हारे ऊपर होगा, और हम किसी आतंकी और जो उनके सपोर्टर हैं आर्मी और ISI, उसमें हम कोई अंतर नहीं देखेंगे। तो मैं समझता हूँ मास्टर स्ट्रोक। गजब, आपके अनुभव से समझना चीजों को अलग ही रहता है। SG मुनि साहब, आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब सर। देखिए, मुझे ये जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं उनका मैं वैसे स्वागत करता हूँ, लेकिन उनको मास्टर स्ट्रोक मैं नहीं मानता हूँ। उसकी 2 वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं वो हमारे राजनयिक घाटे और राजनीतिक घाटे को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं। जो हमारा राजनीतिक घाटा था वो साफ नज़र आ रहा था, जबकि दुनिया में किसी ने हमको ये तो कहा कि आप अपने टेररिज्म के खिलाफ लड़िए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने हमसे ये भी नहीं कहा कि आपको ये हक है कि आप जाके पाकिस्तान को उसकी सज़ा दें, जो हमारा ख़ास मुद्दा था। यूनाइटेड नेशंस में हमने कहा कि जो ये रेजिस्टेंस फोर्स है उसको टेररिस्ट मानिए आप, तो उन्होंने नहीं माना क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर हावी हो गया। और
IMF ने मदद दिया उनको और सिर्फ भारत को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। तो ये सब देखते हुए लगता है कि हमारा राजनयिक घाटा हुआ और उसी राजनयिक घाटे को पूरा करने के लिए ये डेलीगेशंस भेजे गए हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे सीज फायर हुआ तो जो अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से एक कंसेंसस बना हुआ था वो भी बिखर गया। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, लोगों ने कहा कि आपने इतना जल्दी सीज फायर क्यों कर लिया, क्या ज़रूरत थी उसकी। पाकिस्तान को सबक बताना चाहिए था, पाकिस्तान की फ़ौज को सबक बताना चाहिए था। खाली टेररिज्म के जो अड्डे हैं उनको नाश करने से कुछ नहीं होगा। और जो पार्टी के लेवल का कंसेंसस था वो भी टूट गया, तो उसको पूरा करने की भी ज़रूरत थी और इसीलिए डेलीगेशंस भेजे गए। मेरा ये मानना है कि डेलीगेशंस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं निकलेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं जिस पे लंबी चर्चा होनी चाहिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मुझे लगता है कि अगर एक कॉन्वर्सेशन यहाँ फैसिलिटेट कर ले, आप में से कोई जो इनसे डायरेक्टली बात करना चाहता हो। जी पार्थसारथी साहब। देखिए, यहाँ जो चलता है ये राजनीति है। जो भारत की एकता है, अखंडता है, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, विदेश में वो देश के प्रतिनिधि हैं और सब सम्मिलित होकर अपने समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, राजनीति चलता रहेगा। राजनीति के बिना हम टेलीविज़न प्रोग्राम होगा कैसे। तो मैं कह रहा, मेरा कहना ये है, मैं गर्व से कहता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ 35 साल के दौरान, अमेरिका से लेकर रूस तक और इस तरफ म्यांमार से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जब भी हमारे प्रतिनिधि आते हैं वो एक होकर बात करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नहीं। क्या बात, क्या बात। देश के अंदर ढिशुम ढिशुम, लेकिन बाहर जाते एक आवाज़। कमलेश जी। सीज फायर के दूसरे दिन ही मैंने इंडिया टुडे में एक लेख लिखकर प्रधानमंत्री से कहा था कि आप शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी को यूरोप और अमेरिका रिस्पेक्टिवली भेजें। अब उन्होंने इतने सारे डेलीगेशन बना के इतने सारे लोगों को भेज दिया, तो मैं एक तरह से इस डिबेट में एक साइड पे हूँ, पर यहाँ अभी जज हूँ, तो मुझे निष्पक्ष माना जाना चाहिए। दोनों में एक यूनिटी भी है, सब में मास्टर स्ट्रोक तक नहीं जाना चाहते हैं, पर इतना जरूर कह रहे हैं कि अच्छी बात है जो हो रहा है। ठीक है मैम। मैं दो फैक्ट्स भी साझा करना चाहती हूँ और जिनके ज़रिए शायद जो यहाँ बात की जा रही है उससे कुछ संबंधित हम तथ्य साझा कर लें। तो एक प्रवक्ता भाई ने यहाँ पर जब अपने विचार रखे तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का तो सम्मान है, लेकिन सरकार की कूटनीतिक विफलता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ फैक्ट्स के साथ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिन मिसाइल्स और जो क्राफ्ट्स का उपयोग किया था, राफेल हो, S-400 हो, स्कैल्प हो, हैमर हो या फिर हमारे कामिकाज़े ड्रोन्स हो, ये सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय की उपलब्धि के सिंबल्स हैं। और दूसरा ये कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद चाहे यूके हो, यूएस हो, पनामा हो, नेदरलैंड्स हो, यूएई हो, जापान हो, ऐसी बड़ी लंबी फेहरिस्त है जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने, उनके प्रधानों ने, उनके अलग अलग मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर किए जाने का स्वागत किया और उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के हमला कराए जाने पर की। तो आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे एसडी मुनी साहब? वो कह रही हैं कि जो हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की है, हम रूस से S-400 लेते हैं, अमेरिका नाराज होता है, फिर हम उससे प्रेडेटर ड्रोन्स भी खरीदते हैं। हम हर देश से अलग अलग रिश्ता कैसे संभालना है, उस बागडोर में हम कूटनीति में सफल हुए हैं। आपको कमेंट करना है इस पर जो उन्होंने कहा? देखिए, एक दो बातें बताना चाहता हूँ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, हम लोग दावा कर रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व मित्र हैं, और कोई भी हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ ये कहे कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हम हमेशा से, पिछले 20 वर्षों से सारी दुनिया से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या क्या हरकतें कर रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन कोई देश नहीं आया। जबकि टर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने ये सीज फायर एक्सेप्ट किया, उसमें दो बातें हमने मान ली। पहली बात ये मानी हमने कि हम टेररिज्म पे बात करेंगे,
अरे हमारा मुद्दा तो ये था कि टेररिज्म एंड नो टॉक्स। जब तक आप टेररिज्म बंद नहीं करोगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात हमने ये मानी है कि पीओके पे बात करेंगे। पीओके पे क्या बात करेंगे? आप समझते हैं कि पीओके नेगोशिएटिंग टेबल पे आपको मिल जाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है सर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, उसके बाद आप दोनों आ जाइए। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम कहते हैं जो हम आतंकवाद पर बात करेंगे, मतलब पाकिस्तान के अंदर सभी आतंकी उन्होंने छुपा रखे हैं। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, उनको अगर हमने अपने यहाँ लाना है और ट्रायल करना है तो उनके से हमको बात करनी पड़ेगी। तो आतंकवाद के बारे में बात करने का केवल यही मतलब है जो कैसे उन आतंकियों को पाकिस्तान से लाकर भारत में लाया जाए और उनकी ट्रायल की जाए। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो देश नहीं आए, देखिए भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है जो हम जब जाते हैं हम चाहते हैं देश हमारे साथ हो और हैं, परंतु भारत को अगर अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है तो देश क्या कह रहे हैं और देश क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं मानेंगे। हम जो अपने हितों में काम करना है उसको हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर जा सकते हैं सर। ऑडियंस से मैं एक एक सवाल तीनों हिस्से से अब लूंगी, जिसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा। कौन इधर से सवाल पूछना चाहता है? एक व्यक्ति चुन लीजिए, एक व्यक्ति। मेरा ये सवाल है, अगर सीज फायर देश के हित में था तो अभी जितने भी अपराधी जो कहते हैं कि कहाँ गए, अगर वो पाकिस्तान से आए थे तो पाकिस्तान गए, वो अभी क्यों नहीं पकड़े गए? और अगर सीज फायर देश के हित में था तो उस दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप को बताते हैं विश्व गुरु, विश्व जो भी सारी चीज़ें बताते हैं, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? ठीक है, इसका जवाब सिद्धार्थ जी देंगे। यहाँ से कौन प्रश्न पूछेगा? मेरा क्वेश्चन अपोजिशन से होगा कि मैं उनके साथ यहाँ तक तो हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर उतना बड़ा सक्सेस नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है कि हमने बदला इसलिए लिया था क्योंकि 26 लोगों की जान गई थी और ऑपरेशन के बाद वो आंकड़ा बढ़ के 50 हो गया, के लगभग पहुँच गया था। तो फिर उसका क्या? बट मैं फिर ऑपोजिशन के साथ यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन है कि आप कहते हो कि सीज फायर कर ली, अरे आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। अगर एक वॉर फुल फ्लेश्ड वॉर हो जाए तो आप कैसे बोलेंगे कि वो एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं होगा? कहाँ पे आप उसको रोकेंगे? चलिए इधर से कौन पूछेगा? आप पूछेंगे, लड़कियों को मौका दीजिए। कांग्रेस बोलता है कि जो हमारी सरकार है वो फ़ायदा उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर का, अपने लिए वोट ले रही है। बट जब डेलीगेशन भेजा गया, उनकी पार्टी के लीडर को भेजा गया, वो इस चीज़ से मानने को मना कर रहे हैं कि यार हमने तो मतलब हमारे कंसेंसस तो थे ही इस चीज़ पे। उनके लिए राष्ट्रहित इंपॉर्टेंट है या पार्टी हित इंपॉर्टेंट? ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी आपसे शुरू करते हैं, जवाब दीजिए। और आप रिबटल भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, जिसमें इस बच्चे का प्रश्न शामिल है। वो कह रहे हैं कि जब हमने हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, इनको हम पकड़ ही नहीं पाए, मार ही नहीं पाए, तो फिर सफलता क्या? देखिए अंजना जी, 2-3 बातों का महत्वपूर्ण जवाब मेरे को देना है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि विश्व गुरु, विश्व बंधु अगर भारत को बुलाया जाता है तो कुछ लोगों को समस्या क्यों होती है। पर देश के अंदर हमको डेलीगेशन इसलिए भेजनी पड़ी क्योंकि हमारी कूटनीति फेल हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप जाकर के बाद में पढ़िएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हमेशा भारत के खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालती थी जब भी भारत के और पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ। कहां गई वो स्टेटमेंट? कोई स्टेटमेंट नहीं आई। 71 के युद्ध में जब हम गए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ 1 दर्जन प्रस्ताव आए थे। हमें रशिया से कहकर के वीटो करवाना पड़ा था। कहां आया कोई प्रस्ताव? हमने घर में घुस के मारा, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मारा, अपनी इच्छा के साथ मारा, प्रिसिशन के साथ मारा, और दुनिया का कोई देश नहीं है जो भारत में आके खड़ा हुआ हो और कह रहा हो। कहा जा रहा है कि कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हमारे आतंकी हमले के बाद एक क्लासिक केस स्टडी है, और ईमानदारी से यहां पे बैठे हुए लोग अगर उसका अध्ययन करेंगे तो 72 घंटों के अंदर 28 देशों ने भारत के पक्ष में स्टेटमेंट निकाला। 72 घंटों के अंदर 28 देशों ने कहा कि अगर भारत के पास ये हमला हुआ है तो भारत हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर ये चीज होती है तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से उसका आकलन करना चाहिए। पर उसका जवाब नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया। मैंने सीज फायर पे कहा, भारत एक समृद्ध देश है, सशक्त देश है। जब हमको करना होगा सेसेशन हम तब करेंगे। और मैं उसका एक टेक्निकल जवाब भी, आतंकियों पर सवाल, आतंकियों पर, भारत सिर्फ आतंकियों को नहीं, आतंकियों के आकाओं को भी मारता है। ठीक है, आज घर में घुस के आतंकी के आकाओं को मारे, इसलिए दर्द है। उस बच्चे ने जो पूछा उस पर जवाब दीजिए कि क्या अगर ये वॉर एस्केलेट, क्योंकि हमारा लक्ष्य सेट हुआ था, लक्ष्य था कि हमको
आतंकी ठिकानों पर करना है, फिर एयर बेसिस पर। लक्ष्य जो था वो सदा है, और इस बच्ची का भी सवाल। पहली बात, साथी ने जो कहा है कि भाई न्यूक्लियर स्टेट, तो क्या कारगिल जब युद्ध हो रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था? कितने दिन चली थी युद्ध, कितने दिन चले थे, जरा याद कीजिएगा। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान अनडिक्लियर लेकिन न्यूक्लियर स्टेट 71 के आसपास में भी इंडिया थी। और अभी भी रूस और जो यूक्रेन में हो रहा है, रसा तो है। तो न्यूक्लियर स्टेट का यहाँ धमकी देकर के कोई हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और एकता पर कोई प्रश्न लगाने का प्रयास करेगा, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। हम ये चाहते हैं, लेकिन सेना ने वो काम दिखाया, सेना ने जमींदोज करने का काम किया, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। हुआ क्या? एक आया माय डियर फ्रेंड, क्या है भाई नाम उसका? माय डियर फ्रेंड ने 8वीं बार कहा कि हमने व्यापार के लिए ये एक तरह से सौदा किया। वो सौदा करने वाला कौन है इस देश का? प्रश्न पूछना जायज है इस देशवासियों का। जब उत्साहित था देश, जब देश का उत्साह चरम पर था, जनसैलाब था, सब चाहते थे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो। वो कुत्ते का दुम है, ऐसे नहीं मानेगा। फिर अचानक क्यों हुआ ये प्रश्न है, और जायज प्रश्न है। सिंदूर की बात कर रहे हैं आप, सिंदूर की बात कर रहे हैं। वो 4 आतंकवादियों को के खून से हमारी बहनों का सिंदूर जो है, जो जिसने उजारा है उसको न्याय मिलेगा। कहां है वो 4 आतंकवादी? आकाश में गया, पाताल में आया, 250 किलोमीटर कैसे आया? जब सर्वदलीय बैठक में स्वीकारा सरकार ने, हालांकि प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं था कि सर्वदलीय बैठक में चले जाएं, पूरे देश घूम लिए, 5 राज्य घूम गए, पर उतना समय नहीं था। सर्वदलीय बैठक में यदि स्वीकारा, चूक हुई, मैं मानता हूं भाई, गृह मंत्री जी का आप इस्तीफा नहीं ले सकते भाई, वो ले लेंगे तो आप भी चले जाएंगे। एक चपरासी का इस्तीफा तो हो जाता, ये तो रहता कि भाई चूक हुई है तो उसका कोई जिम्मेवार है। क्यों नहीं वो जिम्मेवारी तय हुई आज तक? ये क्या विपक्ष नहीं पूछ सकता? इसको पूछेगा तो पाकिस्तान की भाषा हम बोल रहे हैं। शर्म करो, देश में लोकतांत्रिक देश है, सेना का शासन नहीं है इस देश में। और जब देश लोकतांत्रिक है तो हमें अधिकार है, नागरिकों को यह अधिकार है पूछने का अपने सरकार से, और ये हमारी खूबसूरती है। हाँ। इस खूबसूरती को हम स्वीकार रहे हैं, यही हमारा मौलिक अधिकार है। थरूर जी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहने वाले को आज थरूर जी की जरूरत पड़ी, हमको खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक से एक कोहिनूर है। वो थरूर नहीं, वो कोहिनूर है। इस देश में जब जरूरत पड़ेगी विश्व स्तर पर तो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उनका सम्मान करते हैं। इनको नहीं उसकी बात की ध्यान थी, यदि ध्यान होता तो उनको इतनी गालियां इस देश में नहीं दी गई होती। कोई सवाल जो आप इन दोनों से पूछना चाहते हो, क्योंकि अपने टीम को मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतना जबरदस्त अजय जी बोले जा रहे हैं। हाँ। और इन्होंने थरूर को कोहिनूर कहा, और ये भी कहा कि वो देश से उनको बहुत गालियां पड़ रही हैं, मतलब उनसे। हालांकि सब मिस्टर थरूर को किसी ने गाली नहीं दी है, एक्सेप्ट आपके यहाँ से। प्रधानमंत्री जी ने गाली दी है अभी। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड आपको याद नहीं है तो आप जज हैं, इसलिए आपका सम्मान है। मुझे बिल्कुल प्रधानमंत्री, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी की बात क्या होती है? अजय जी थोड़ा सम्मान कीजिए। मुझे इस बात की खुशी है, बीच में नहीं, पूरा हो जाए उनकी बात। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ जो लोग जो रोल अदा कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ये दोनों राजनीतिक लोग हैं और जमकर राजनीति कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंदूर पे हो रहा है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे हो रहा है, हमारे फेलियर्स पे हो रहा है, हमारे सक्सेस पे हो रहा है। हर राजनीतिक आदमी को राजनीति करना चाहिए, उनका पेशा है। हाँ। और अपने पेशे में अगर किसी को कोई बेहतर होने के लिए जो युवा नेता लोग सीखना चाहते हैं तो इन दोनों से सीखिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग मुद्रा बनाए हुए हैं। चलिए, आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहे सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप आज की सरकार से हर रिपोर्ट को, हर जानकारी को पब्लिक करवाना चाहते हैं। 1962 की जो रिपोर्ट है वो अभी तक डीक्लासिफाई क्यों नहीं हुई? और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको वो ताशगंद अग्रीमेंट के बारे में बताएं, भारतीय सेना कहाँ तक पहुँच गई थी और कहाँ से वापस आई थी, जो आज पाकिस्तान और POK को लेने की बात कर रहे हैं। और ज़रा शिमला अग्रीमेंट की भी बात कर लें, शिमला अग्रीमेंट में क्या किया गया था। ये मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ के बच्चों को जानकारी दें। धन्यवाद। देखिए, 2-3 प्रश्न किया है बहन ने। सच है 62 का यदि कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो सरकार 10-11 साल से है, वो पकौड़ा तो तल नहीं रही है, उसको कर देना चाहिए ओपन। हम तैयार हैं,
अब तो दूसरी सरकार है। दूसरी बात, शिमला समझौता, जितना मैं जानता हूं, हालांकि बहुत एक्सपर्ट लोग यहाँ हैं, तो और आप भी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल डिजार्मामेंट डिपार्टमेंट में, जेएनयू में है, बहुत प्रतिष्ठित जगह पे, संजोग से पढ़ने का मुझे भी वही मौका मिला। शिमला समझौता ही एक ऐसा समझौता था जिसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को रोका गया, और पाकिस्तान को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया था, उसको खड़ा होने में वर्षों तक लग गया। कारगिल के पहले वो सोच भी नहीं पाया। कारगिल में सोचा, बेशक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं, उन्होंने भी उसको फिर से जूता मारा और फिर वो दुमक गया था। अब आकर के वो खड़ा जल्दी हुआ। से मैम, उसके बाद से आप बोल लीजिए। जो जीते हुए हिस्से वापस कर दिए गए, उसके बारे में भी तो बताइए भैया। विश्व का एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी वो है, तो हम ही ने, हमारे तब के 52,000 प्रधान लोगों ने को आप डिसाइड खिला किया नहीं था। सकते थे। नहीं, क्या फैक्ट्स आप खिलाते बताइए जेल में बच्चों को, फैक्ट्स बंधक बना बताइए के? प्लीज। वो इंटरनेशनल Facts एग्रीमेंट बताइए, तो है, internationally इंटरनेशनल bilateral एग्रीमेंट agreement है है ना वो। कुछ उस तरह से, तो फिर जीता कोई हुआ किसी को हिस्सा नहीं देगा, वापस किया गया पूरा दोनों विश्व agreements बंधक के बना बाद। देगा लोग। भिड़ना इनको था, लेकिन उधर ही हो गई है लड़ाई। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से एक कमेंट छोटा सा। देखिए, कुछ बातें कही गई, मैं बहुत तेजी से उनका जवाब दे देता हूं। पहली बात तो थरूर कोहिनूर हैं, पर पहले लिस्ट में कांग्रेस पार्टी कोहिनूर को नहीं भेजेगी, नाम भेजेगी पत्थरों के, उनको नहीं भेजा गया। आदमी बेस्ट था पर नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा, ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत बात कही गई, सेना तो बहुत ताकतवर है, सेना तो बहुत ऐसा करती थी। मैं 5 उदाहरण बताता हूं आपको इतिहास के अंदर, और मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, पर आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, वो जवाब देके जाए। हमने हाजी पीर का पास कब्जा लिया था, ताशकंद के समझौते में हमने खो दिया, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। क्यों खो दिया? 71 के युद्ध में लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, लाहौर कल्चरल कैपिटल था उनका, 20 किलोमीटर दूर थी। क्यों हमने वापस बुला ली? जब 71 के युद्ध के अंदर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने सिंध का कब्जा लिया था, क्यों वापस दे दिया? 93,000 सैनिक हमने पाकिस्तान के छोड़े, पर 55 सैनिक, केवल 55 सैनिक हम भारत के वापस नहीं ले पाए। क्यों नहीं कर पाए हम ये काम? आपने 2008 के बाद एक बार आपकी हिम्मत नहीं हुई, 166 लोगों को भारत में मार दिया गया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई नहीं गया पाकिस्तान में। तब किसका इस्तीफा हुआ? तब आप लोगों ने किसके साथ खड़े हुए? वोटिंग का टाइम आ गया, वोटिंग का टाइम आ गया, वोटिंग का टाइम आ गया सर, वोटिंग का टाइम आ गया। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ताली बजा दीजिए सर, ताली बजा दीजिए। चलिए आप अपना मोबाइल खोल लीजिए, अपनी अपनी जगह पर चले जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहसबाजीगर आपकी नज़र में कौन है वो तो हम चुनेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो QR कोड आपके सामने है उसको आप लोग खोल लीजिए, और हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, आप भी QR कोड को स्क्रीन पर स्कैन कर सकते हैं और आप अपनी राय भेज सकते हैं। तो आपका वोट करने का समय शुरू होता है मोशन के पक्ष और विपक्ष में। अगर आप मानते हैं कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है तो हाँ, अगर नहीं मानते हैं तो नहीं। कह नहीं सकते वालों के लिए भी हमने दे दिया है। आपका 60 सेकंड वोट डालने का समय शुरू होता है अब। पैंसठ 32 चल रहा है, डबल का मामला चल रहा है। कह नहीं सकते वाले भी 4% है, 5%। 60 61 हाँ के पक्ष में, नंबर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता हुआ। सबने वोट डाल दिया क्या? सबने डाल दिया? 54 38 54 38 56 37। इतने सारे लोग हैं और साथ ही 8% आ रहा है। ये दिल से इनका कुछ और चल रहा है मामला, वोट कहीं और डाल रहे हैं। बस पहचान के लिए इन्होंने सफेद गमछा लिया हुआ है, क्योंकि 8% तो आप नहीं हो सकते हैं। 10% पहुंचा। नहीं, मेरी वजह से मत बदलिएगा। चलिए 54% और 36%, मुकाबला तगड़ा दिख रहा है। 56 35 खत्म समय। 56% के साथ मोशन के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट डाला है। पाक के खिलाफ विदेश जाने वाला सर्वदलीय डेलीगेशन भारत का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है मानने वाले 56% हैं, नहीं मानने वाले 35% और 9% हैं जो कह नहीं सकते हैं। और अब वो वक्त है जब हमारे जजेस बताएंगे कि उनकी नजर में बोलने में कौन सबसे माहिर था, पक्ष या विपक्ष में। आपकी नजर में बहसबाजीगर आज का कौन है? इधर भी बातचीत हो रही है, उधर भी बातचीत हो रही है, बीच में थोड़ी बहुत, लेकिन आज का हाईलाइट तो यही रहा कि पोचिंग नेता की हो गई है। कितने लोग थे जिन्होंने अपना अल्टीमेटली ब्लू से वो रेड में गए? कितने लोग थे? 2। आज सिर्फ 2 लोग। अभी भी किसी का मन नहीं बदला है आप में से किसी का? जल्दी कीजिए, फिर जल्दी जल्दी ले लीजिए, फटाफट गमछा ली।
ओ, कह नहीं सकते में यही लोग थे। इधर भी आ रहे हैं, ब्लू में भी आ रहे हैं। चलिए, जो जहां पर है वहीं बैठ जाइए। अब बताइए कितनों ने लाल गमछा बदल के पहना है? हाथ उठाइए। लाल गमछे वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और कितने लोग हैं जो नीले में गए हैं गमछा बदल के? एक दो तीन लोग। कोई बाजी तो मारी है आपकी टीम ने, गजब किया है, परफॉर्मेंस जबरदस्त। आप लोग तैयार हैं? यस, 3 ताल के ताऊ। सर्वसम्मति से ये फैसला है कि पक्ष वाले इस बहस को जीत गए हैं। आज बहस बाजीगर हो गए हैं। और पर मैं यहाँ पे नोट कर दूं, प्रोफेसर मुनि का बहुत अनुभव है, पर उन्होंने जिस तरह से बात रखी हम सबको याद रहेगी। और उपाध्याय जी फायर पावर, उन्होंने आज उनको फायर पावर के फुल मार्क्स देता हूँ। देखिए, जब राजनीति के यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, एक दूसरे के गला काटते हैं। जब आप विदेश जाएंगे, आप हिंदुस्तानी होंगे, भारतवासी होंगे और किसी पार्टी का सदस्य। कौन जीता कौन हारा की बात नहीं होनी चाहिए। भारत जीतना चाहिए, भारतीयता हम सबके अंदर रहनी चाहिए। और वक्ताओं ने किसने क्या बोला का प्रभाव श्रोताओं पर दिख रहा है। तो जो रंग बदले गए हैं उससे ही समझ में आ रहा है कि किस वक्ता ने सर्वश्रेष्ठ कहा। पक्ष में बहुत अच्छे विचार रखे गए, लेकिन अजय भी बहुत फायर ब्रांड लीडर की तरह बोले। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियों के साथ हमारे उन वक्ताओं का आज अभिनंदन जिन्होंने खुलकर अपने अपने पक्ष की बात की है। इसी के साथ बहस बाजीगर में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।